नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में अपनी दूसरी चुनावी रैली की, लेकिन उसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर हमले की शुरुआत कर दी थी। मोदी ने भी अपने भाषण में नीतीश लालू पर जमकर निशाना साधा। हालांकि ऐसी भी कुछ बातें कही जिससे नीतीश लालू को बीजेपी पर निशाना साधने में काफी आसानी हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार नीतीश कुमार के हाथ लगा है वो है डीएनए। 25 जुलाई की मुजफ्फरपुर रैली में जहां मोदी ने कहा कि नीतीश लालू का डीएनए खराब है, वहीं ये मौका नीतीश के हाथ लगा। अब उन्होंने इसे बिहारी अस्मिता का सवाल बना दिया है। कह रहे हैं कि शब्द वापसी कैंपेन चलाएंगे क्योंकि ये बिहार के लोगों की बेइज्जती है। इस पर कुछ स्वाभिमान रैलियां भी करेंगे। पहली रैली 29 अगस्त को होने वाली है। नीतीश कह रहे हैं कि 50 लाख बिहारियों का डीएनए वो मोदी जी को भिजवाएंगे। हालांकि ये थोड़ा महंगा है और कम से कम 7-10 दिन भी लगते हैं और उसके बाद काफी कुछ उसमें फैक्टर्स होते हैं, लेकिन चुनाव में तो सब कुछ कहना जायज है। यहाँ कुल मिलाकर अब बिहार की बादशाहत के लिए जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस जंग में कुछ तीर निशाने पर लगते दिख रहे हैं तो किसी के निशाने चूक भी रहे हैं। इसी पर करेंगे आज चर्चा अपने खास मेहमानों से। आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ संजय सिंह हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के। प्रोफेसर बद्री नारायण हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जेएनयू में पढ़ाते भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और कुछ देर में पवन वर्मा भी जुड़ेंगे हमारे साथ, राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू से। सबसे पहले मैं सुधांशु आपसे जानना चाहती हूँ, ये डीएनए वाला मामला कहा कुछ और तरह से गया था लेकिन बन गया है बीजेपी के गले की हड्डी। देखिए, जो डीएनए का संदर्भ था वो विशुद्ध राजनीतिक था। राजनीति के संदर्भ में जो कुछ भी इन बिहार के हमारे दो वरिष्ठ नेताओं ने किया है, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी ने, सिर्फ एक ही वाक्य में कहूंगा, यह आपातकाल का 40वां वर्ष है। 40 वर्ष पहले यही दोनों लोग अपने तरुण अवस्था में युवा नेता के रूप में इसी आपातकाल को लेकर कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन में यह कहते हुए आके खड़े हो रहे थे कि जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। और आज 40 साल के बाद कांग्रेस के साथ हाथ मिला के खड़े हो गए। इस डीएनए की तरफ उनका एक संकेत था। हां, उसको जिस प्रकार से एक प्रयोग करने का प्रयास किया नीतीश कुमार जी ने अपने पक्ष में, तो वो मैं एक और बात कहना चाहूंगा। डीएनए क्या होता है राजनीतिक संदर्भों में आप देख लीजिए। हमारे साथ जब तक थे 2012-13 में विकास की दर क्या थी? 15% थी, अचानक घटकर 8 पे आ गई। ये बताइए, नकल के जो दृश्य पिछले वर्ष टेलीविजन चैनल के ऊपर पूरे देश ने देखे, ये कब दिखते थे? पहले लालू प्रसाद यादव जी के साथ दिखते थे। हमारे साथ जब तक रहे वो 7 साल कभी नहीं दिखा। फिर लालू प्रसाद यादव जी के साथ आए, फिर दिखने लगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी ने जो दोहा बोला था ना कि कौन भुजंग है और कौन चंदन है, तो उसी पे एक दूसरा दोहा है। वो ये कहता है, रहीम का ही है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण तीन। जैसे वर्षा में स्वाति नक्षत्र का जल बड़ा पवित्र होता है, वो कदली फल में गिरता कपूर बनता है, सीप में गिरता मोती, और भुजंग के मुख में गिरता है तो जहर बनता है। तो उन्होंने इस ओर आपकी सारी बातें जो हैं वो ठीक है, समझ में आ रही हैं सुधांशु जी, लेकिन एक चीज है, आप पॉलिटिशियन हैं, हम मीडिया वाले हैं। कम्युनिकेशन की एक थ्योरी होती है। हम जो बोलते हैं, हम जो सोच कर बोलते हैं कि सामने वाला ये समझेगा, जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला वही समझे, और वही असर होता है जो सामने वाला उसका अर्थ लगाता है। तो आपने डीएनए कुछ समझकर बोला, उसका अर्थ कुछ अब नीतीश कुमार दे रहे हैं और जनता तक उस हिसाब से पहुंचा रहे हैं। तो बात यहां पर आकर अटक गई है कि भाई बिहार की इज्जत को आप लोगों ने इस तरह से ललकारा है, बिहार को आप लोगों ने बेइज्जत किया है। बेसिक इसका मतलब अब ये निकल रहा है। देखिए, जहां तक बिहार और बिहारियों की इज्जत की बात थी, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि पूरे देश में हर राज्य में जाइए तो आईएएस आईपीएस बिहार के नजर आते हैं। बिहार के मानव संसाधनों की प्रतिभा क्या है, ठीक, यानी बिहार के बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं, उस ओर प्रधानमंत्री ने इंगित किया। और पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, जनता दल यू की सरकार में किसको बिहार की बेटी कहा गया? इशरत जहां बिहार की बेटी है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ क्या कह रहा था? वो आतंकवादी है। तो अब आप तय कर लीजिए ना खुद कि कौन बिहार के किस डीएनए को सम्मान रूप में रख रहा था और कौन कौन सा डीएनए एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है ना सुधांशु जी, आपको एक बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। एक जो सिंपल सी बात जो उन्होंने उठाई है कि भाई बिहारी अस्मिता का सवाल है, वो तो आपके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे
कि एक विमर्श जो प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा उसकी प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया में नीतीश कुमार जी स्वयं उलझ रहे हैं और ऐसे ऐसे नई नई चीजें अभी और निकल के सामने आएंगी कि वह स्वतः अपने लिए समस्या उत्पन्न करते चले जाएंगे। ठीक है, पवन वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, यहाँ पर एक कंटेक्स्ट जो है सुधांशु बिल्कुल अलग दे रहे हैं कि डीएनए का आप लोगों ने गलत अर्थ निकाला है, अब नीतीश कुमार खुद उसमें उलझ जाएंगे। आप वीडियो देख लीजिए, काफी स्पष्ट रूप से कहा है, राजनीतिक डीएनए की बात नहीं की है। एक सार्वजनिक मंच पे 14 महीनों के बाद जब उनको बिहार फिर याद आया, चुनाव के पहले वो आए, 21 देशों, बाहर के देशों का दौरा करके उनको फिर से बिहार याद आया और एक सार्वजनिक मंच पे उन्होंने खुले तौर, आप ये तो इसका प्रमाण आपके सामने, उन्होंने कहा इनके डीएनए की खराबी, ऐसी अभद्र, अशोभनीय, स्तरहीन बात बिहार में। देखिए, बिहार ने हाल में बड़ी तरक्की की है नीतीश कुमार के नेतृत्व के नीचे। अगर आपको इसमें कोई संदेह है तो सुशील मोदी ने, जो बीजेपी के लीडर हैं, जो उन्होंने कसीदे पढ़े हैं नीतीश कुमार के बारे में, उनको खोल के देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उनके ही नेतृत्व में ये परिवर्तन आया है, ये तब्दीली आई है, बिहार की छवि बदली है, तरक्की हुई है, विकास हुआ है। पर वो बिहार अभी भी गरीब है, पर बिहार गरीब होते हुए मैं इस पॉइंट पे आऊंगी। नीतीश कुमार जो इसको जोड़ रहे हैं बिहार की अस्मिता से, ये जोड़ना कहां तक सही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण में बोला था वो नीतीश कुमार और लालू यादव के बारे में बोला था। मैं उसी का जवाब दे रहा था, उसी का जवाब तो दे रहा था मैं, अगर आप मुझे कंप्लीट करने बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा बिहार अभी भी गरीब प्रदेश जरूर है, पर वो एक मानव सभ्यता का क्रेडल रहा है। गौरवशाली उसका अतीत रहा है, गौरवशाली उसका भविष्य भी होगा। उस बिहार के लोगों के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में जब आप कहें उनका डीएनए ही खराब है, इस भूमि की उपज बिहार की, एक स्वतंत्रता सैनिक के पुत्र, एक साधारण परिवार से, जो बिहार को एक तरह से उसके मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके डीएनए पे आप आ जाएं। आप इश्यूज की बात नहीं करें, आप मुद्दा नहीं उठाएं, विषयहीन आपका भाषण, उस पर आप डीएनए पे आप टिप्पणी करें, तो हर बिहारी को एक आहत पहुंची है। बिहारी फीलिंग हैज बीन हर्ट। नहीं पवन वर्मा जी, जो फिर आप ये, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश इज बिहार एंड बिहार इज नीतीश। मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ। वो ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने बड़े विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस तरह से आपने बिहार के डीएनए में मेरे डीएनए की बात की, उससे बिहार के लोगों को आहत पड़ी, राजनीतिक कटुता से उठ करके। हम लोग में राजनीतिक फर्क हो सकता है, पर एक भाषा का प्रयोग होता है, उससे हर बिहारी को आहत चोट लगी है। आप अपने शब्द वापस लिए, बड़े विनम्रता से पत्र लिखा, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वापस आए जब, तो पूरे बिहार को उस शब्द का प्रयोग किया जो आज 3 दशक से अब प्रयोग ही नहीं होता, और खास तौर से बिहार पे लागू ही नहीं होता। उन्होंने कहा बिहार तो बीमारू भी है। अब किस पूर्व ग्रह के साथ बिहार में आ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। ये शब्द जो है, सुधांशु आपसे जानना चाहते हैं कि ये आखिर बीमारू कहने वाली बात जो है, ये 80 के दशक में शुरू हुआ था और एक टर्म कॉइन किया गया था कुछ स्टेट्स के लिए, लेकिन आज की तारीख में कहाँ लागू होता है? सुधांशु, देखिए, वो जो आपने बात कही, हाँ, ये सही बात है। 80 के दशक में बिहार को बीमारू कहा जाता था। 90 का दशक का ये यथार्थ था श्री लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में कि नकारात्मक ग्रोथ रेट भी हो गई थी। हाँ। तो उन्होंने एक संदर्भ में कहा कि 90 के बाद जब पूरा भारत एक नए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ा, इन 25 सालों में बिहार कहां से कहां पहुंचा। हाँ। उनका संकेत उस तरफ था। ऐसे आप कहें बीमारू में तो मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान भी था, जो आज हमारे द्वारा गवर्न है। तो इसलिए उन्होंने एक प्रतीकात्मक बात कही, और प्रतीक को ये प्रतिबद्धता के साथ कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा पवन वर्मा जी के साथ, यदि आप डीएनए को जाति, जन्म और इससे जोड़ रहे हैं, तो आज कितनी विडंबना है कि पवन वर्मा जी जैसा विद्वान और भद्र पुरुष उन श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा है, जो जाति का नाम लेके कहते थे अब ललुआ खाएगा हलवा, और किसी जाति का नाम लेके कहते थे वो खाएगा बलुआ,
जो वो कहते थे मैं भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल 4 जातियों का नाम था, जाति का नाम लेके जो राजनीति करते थे और उनकी संगति में आने के बाद उसी प्रकार की राजनीति नीतीश कुमार जी करने लगे। दो चीजें को मैंने बनाया। सुधांशु, 2 चीजें बता दीजिए। आप बीमारू से सीधा जंप कर रहे हैं। बीमारू में आपने 25 साल एक साथ क्लब कर दिया, इसमें 7.5 साल तो बीजेपी भी साथ में थी ना। तो मैंने आपको बताया कि 2012-13 का बिहार का विकास दर देख लीजिए, आज की विकास दर देख लीजिए। हाँ, तो 25 साल आप एक साथ कैसे क्लब कर सकते हैं? अपराध की दर देख लीजिए, नकल की दर देख लीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नहीं, 25 साल फिर आप एक स्लैब में कैसे बोल सकते हैं 25 साल? क्योंकि एक तरफ मोदी जी भाषण में कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, दूसरी तरफ सुशील मोदी कहते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट हुआ हमारे तरफ हुआ। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ना दो। जी, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है कि अगर आप देखें तो वास्तविक परिवर्तन बिहार में अब आना है, क्योंकि जनता दल यू हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सब सत्ता का नेतृत्व कर चुके हैं। भाजपा को अभी तक नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। जैसे 1977 से 80 वाली 79 वाली जो केंद्र की सरकार थी, हम उसमें भागीदार थे, पर वो हमारी सरकार नहीं थी। हमारी सरकार 98 में आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो जो हमने करके दिखाया वो हमने करके दिखाया। मोदी जी का कहने का भाव ये था। चलिए ठीक है, पवन वर्मा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि ये जो मेरे मित्र सुधांशु जी कहते हैं कि जो भी परिवर्तन बिहार में हुआ है वो तब हुआ जब एनडीए उनके साथ थी। मैं उनसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि आज मान लीजिए अलग हो गए, जंगल राज की बात करते हैं, उनके बड़े परम मित्र है पप्पू यादव। आज पप्पू यादव उनके परम मित्र हैं। जीतन राम मांझी उनके साथ हैं, जिनके बारे में अगर आप पढ़ लें कि बीजेपी क्या कहती थी जब वो शुरू में मुख्यमंत्री बने, और 4 महीने तक उनकी जो उन्होंने आलोचना की वो उनके साथ है। रामविलास पासवान जो कहते थे भारत जलाओ पार्टी, वो उनके साथ है। तो अब प्रवचन न दे। लालू प्रसाद जी ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, हमारा गठबंधन स्ट्रांग होगा। आज जिस दिन प्रधानमंत्री आए, नीतीश जी ने कहा कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं खड़ा करेंगे जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। उन्होंने चुनौती दी बीजेपी को। अपने 2 एमएलए को, जो इंपॉर्टेंट एमएलए हैं, उन्होंने खुद अरेस्ट किया करप्शन के ऊपर और भ्रष्टाचार क्राइम के ऊपर। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो मंत्री, मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्टर भ्रष्टाचार में घिरे हुए उनको बचा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए एक शब्द नहीं बोलते। तो फर्क लोगों को दिखता है। ठीक है, जंगल राज बार बार बोलने से थोड़ा ना फर्क पड़ता है। आप जमीन पे देखिए क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन दोनों पार्टियां तो वही कर रही है ना। बद्रीनारायण जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है जेडीयू पे और आरजेडी पे, और यहाँ पर जेडी आरजेडी का वही चक्कर है, बीजेपी को वही करे, लेकिन असल में दोनों पार्टियों का तो वही हो रहा है ना। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, एक चीज काउंट कर रहे हैं हर जगह पे, और जिस तरह से भाषण हुआ है उसमें कई सवाल उठ जाते हैं। बिल्कुल, ये जो सबसे ये जो भाषणों को अगर आप देखें, दोनों भाषण मोदी जी का, मोदी जी पहले लग रहा था कि नीतीश कुमार का जो दल है वो आगे जा रहा है कैंपेन में, लेकिन जो मुजफ्फरपुर में रैली हुई वहां उन्होंने इनको थोड़ा डिफेंसिव बनाने की कोशिश किया मोदी जी ने। लेकिन उसमें 2 गलतियां हुई। एक तो उन्होंने जाति का इशू खड़ा किया, जो लालू यादव के कॉन्ट्रडिक्शंस, यादव के भीतर अंतर्विरोध पैदा करना, और दूसरा जो किया वो डीएनए वाली बात की। डीएनए की बात एक तरह का रेशियल स्टेटमेंट है, रेस की बात है। किसी के डीएनए की आप बात कर रहे हैं, एक रेशियल स्टेटमेंट है। ये समाज विज्ञान का एक बेसिक तथ्य है। तो एक तो रेशियल कमेंट है ये। अच्छा, उसको क्या बहुत अच्छे से नीतीश कुमार ने, पहले तो लगा कि नीतीश कुमार डिफेंसिव हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया और उसको बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया। अपनी डीएनए के सवाल को उन्होंने बिहारी अस्मिता का सवाल कर दिया। और अगर ये चुनाव बिहारी अस्मिता का चुनाव हो गया तो दिल्ली जैसे रिजल्ट तो नहीं मैं कहता, लेकिन बहुत बीजेपी के लिए मुश्किल समय खड़ी हो जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये अगर आप जो इलेक्शनरिंग की क्राफ्ट कहें तो इसमें मोदी जी बहुत माहिर माने जाते हैं, लेकिन वो लगातार चीप यानी पॉपुलर होने के लिए चीप हो जाते हैं कई बार, और चीप हो जाते हैं तो इस तरह की गलतियां करते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर किया, मुजफ्फरपुर में किया, और गया में भी उस तरह की गलती की। तो ये गलती कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव को एक एज देगा, लेकिन अगर उसका बढ़िया पॉलिटिकल इस्तेमाल वो कर पाते हैं तो
तो ये मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ये दोनों की जो आपसी नोकझोंक है। अच्छा, उसमें फिर जो और मुद्दे हैं कि जो मजाक जैसे चिढ़ाना, चंदन कुमार, भुजंग प्रसाद। हाँ, लेकिन जो एक जिसको कहते हैं सरकाज़्म, वो तो नरेंद्र मोदी के हर भाषण का एक हिस्सा रहा है। उसमें ऐसा तो कोई बहुत लीक से हटकर नहीं है। वो यूजुअली लोग जो सुनने जाते हैं या फिर टीवी पर सुनते हैं वो भी इसको एंजॉय करते हैं। फिर ये आपको आज अलग क्यों लग रहा है? सरकाज़्म तो का इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल स्पीचेज में, लेकिन उसमें एक सीरियसनेस भी होती है। लेकिन इस बार जो उनका इस्तेमाल है वो बहुत बचकाना, जिसको कहते हैं ना, जैसे बच्चे चिढ़ाते हैं, तो वो बच्चे का चिढ़ावन है एक तरह का। एक तो ये है। दूसरा है कि प्रतीक जो इस बार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी कह रहे थे सुधांशु जी, कि प्रतीक है वो। प्रतीक में जो अभी आप अंतर्विरोध कह रही थी, प्रतीक में अंतर्विरोध है। और प्रतीक का उपयोग करने वाले के बीच शेर और शिकारी का संबंध होता है। अगर आप उसको नहीं खा पाएंगे तो वो आपको खा जाएगा, यानी वो सीधे आपके खिलाफ चला जाएगा। तो इस बार मोदी जी जिन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खेलने के क्रम में वो गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, संजय आपसे जानना चाहती हूँ, जो यहाँ पर बद्रीनारायण जी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको अगर हम देखें तो वो एक तरह का नेगेटिव कैंपेन लगता है। जो एक कहते हैं कि जिसको पॉजिटिव कैंपेन करना या फिर डेवलपमेंट पर ध्यान देना, इस तरह की बातें, डायरेक्ट अटैक्स ना करना, ये सारी चीज़ों के जगह एक नेगेटिव कैंपेन ज़्यादा लग रहा है। देखिए क्या है कादम्बरी, कि अभी जो जिस तरह से चुनाव ये प्रोग्रेस कर रहा है, वो बिहार डेवलपमेंट नैरेटिव एक अपनी जगह पे है, जिसमें पिछली बार मोदी गए तो सुबह में जाकर के वहाँ अगर कई तरह के वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, तो दूसरे मुजफ्फरपुर में जाकर के वो पूरी तरह एक पॉलिटिकल कैंपेनर बन जाते हैं, जो पार्टी के लिए वो कैंपेन करते हैं। वहाँ उन्होंने जाकर के जो कहा, उसमें से एक अंश चूंकि डीएनए वाला काफी उसमें है, फोकस में है। अगर आप चुनाव के भाषण में देखेंगे तो अगली पंक्ति में अगले 2-4 इसके बाद वो लोकतंत्र का डीएनए भी कहते हैं। बहरहाल ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में है। जब आप संवाद करते हैं, देखिए ये जेडीयू को भी पता है, आरजेडी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है और तमाम लोगों को भी पता है कि उसमें कोई नीतीश कुमार की हेरिडिटी की चर्चा नहीं की जा रही। बिल्कुल। इशू ये है कि नीतीश कुमार एक स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं। अगर नहीं होते तो मतलब बार-बार चौथी बार ये कहे ना कि 2014 की गलती रिपीट नहीं कर रहे हैं, जो नकारने वाले मूड में थे। देखिए 2014 में नीतीश कुमार मोदी वेव को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। इस बार वो काफी सजग हैं। अब देखिए वो नीतीश कुमार जब भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि मोदी भाषण देते हैं तो नीतीश कुमार बैठ करके सुनते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं और 1 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट वो रिबटल लेकर के आते हैं। जो रिबटल है, देखिए अब इलेक्शन मोड में है, इसलिए आप बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, केवल उस चुनाव की क्या वो नैरेटिव है, रणनीति है और उस पर क्या वाद विवाद हो रहा है, मैं उसी पे वो सीमित रखना चाहता हूँ। एक चीज तो है कि नीतीश कुमार भारत के इतिहास में शायद एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में, मुझे कोई दूसरा पैरेलल नहीं दिखता, जो एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ, मतलब समाजवादी परंपरा से आए, उसके बाद उन्होंने अलाइन किया आईपीएफ के साथ, जो सीपीआईएमएल बना और उसके साथ चुनाव हुआ। वो चुनाव के बाद उन्होंने टेस्ट किया अपने को और उसके बाद बीजेपी में गए, वहां से उठते गए और वहां से फिर आ गए कांग्रेस के साथ। मतलब इतने सारे धाराओं में। और एक चीज सही है, नीतीश कुमार मतलब एक पार्टी के साथ एक समय होते हैं, उसके बाद वो छोड़ करके निकल जाते हैं। मोदी जहां हिट कर रहे हैं वो नीतीश कुमार को शायद सबसे ज्यादा हर्ट करता है। विश्वसनीयता, राजनीति में विश्वसनीयता वाली चीज को हर्ट कर रहे हैं। शब्द उन्होंने विश्वासघात और अहंकार और तमाम शब्दों का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि देखिए डीएनए वाला इशू जेडीयू के हिसाब से वो इसे मौत का सौदागर मूवमेंट बनाना चाहते हैं, जो गुजरात में हुआ, या अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जो उपद्रवी गोत्र को वैश्य समाज के खिलाफ बताया। तो ये बिहार से लिंक करना वो एक पॉलिटिकल कैंपेन है जिसमें वो 50,000 या 5 लाख सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे। वो क्या प्रक्रिया होगी वो एक इंटरेस्ट है, वो ड्रामेटिक्स का पार्ट ज्यादा है बनस्पत की उस चीज का। लेकिन जब भी इलेक्शन प्रोग्रेस करता है तो ये देखिए पॉलिटिक्स के पार्ट पे नीतीश कुमार भी सही हैं, पॉलिटिक्स के पार्ट पे मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक पावरफुल कैंपेनर है। वो अगर इन चीजों को, मुझे उससे ज्यादा डीएनए से ज्यादा जो उन्होंने गया में बोला, जहां क्राउड काफी रप्चरस था, मतलब बीजेपी के पर्सपेक्टिव से अगर देखिए तो वो क्राउड था जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2014 का मोमेंट याद दिलाता है। जेडीयू के हिसाब से देखिए तो उसके बाद नीतीश कुमार 2-3
पॉइंट्स को लेकर के आए, हाँ। जिसमें नीतीश कुमार मुझे लगता है कि अपने मैसेज को देने में शायद थोड़े कामयाब हो गए। एक तो 25 साल का जो नीतीश मोदी ने क्लब किया, हाँ। पूरा पीरियड, मुझे लगता है कि 7.5 साल का जो पीरियड है उसके बारे में उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी, जो अब लोकल नेताओं को वहां पे उसमें जवाब देने में थोड़ी समस्या हो रही है। दूसरा, ये शायद अगर कुछ सीधे सीधे जुमले जेडीयू का एब्रिविएशन उसको तोड़ करके नोमेनक्लेचर या आरजेडी का नहीं बनाए, क्योंकि फिर जेडीयू उस तरह के बोलेगी, फिर आरजेडी बोलेगी, तो इलेक्शन कैंपेन कहीं जाता नहीं है, मतलब कहीं नहीं लीड करता है। ठीक है। जनता भुजंग प्रसाद को जो आप कह रही थी, हाँ। या चंदन कुमार को, उसको एंजॉय करती है, सरकाजम एंजॉय करती है, कटाक्ष एंजॉय करती है, वाद प्रतिवाद, वार प्रहार, उसको भी एंजॉय करती है। मुझे लगता है कि बिहार के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एक डेवलपमेंट नैरेटिव, जो 2014 का चुनाव भी एक डेवलपमेंट नैरेटिव था, उसके पहले के चुनाव भी हो रहे थे, छूटता कहीं ये नजर आया है? इमोटिव पूरा का पूरा जो चुनाव है, वो किसी तरह हम इमोटिव बनाए, कास्ट अपील हो, इमोटिव हो, मेरे ख्याल में वो जो पहल है, वो पहल बहुत सार्थक नहीं है इस चुनाव के लिए।